फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का पाठ कृषि। तो इससे पहले जो है हम लोग पढ़ लिए थे और उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो फसल के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो किस प्रकार से जो है वृद्धि हुई है। तो चलिए इस पर आते हैं। तो इसमें तीसरे नंबर पर आता है कि उत्पादकता में वृद्धि। तो उत्पादकता का आशय निश्चित भूमि पर फसल के उत्पादन से है, यानी कि जो हमारा खेत है उसमें जो है उत्पादन जितना होता है तो उसका आशय जो है उत्पादन में वृद्धि से होता है। ऊपर हमने देखा कि भूमि की मात्रा निश्चित है, इस पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार भी निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है। यानी कि जो हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो है कृषि योग्य भूमि का जो है वो निश्चित रूप उसकी मात्रा जो है निश्चित है, और जो इस पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार भी एक निश्चित में होना चाहिए। यदि ज़्यादा इस पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार होने लगा तो जल की समस्या जो है उत्पन्न हो जाएगी। इस कारण मनुष्य ने प्रति हेक्टेयर उत्पादन की वृद्धि का प्रयास किया है और उससे एक सीमा तक सफल भी रहा है। इस कारण जो है मनुष्य ने जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जो है वृद्धि का प्रयास किया है और उसमें जो इसमें सफलता प्राप्त भी हुई है। उसके बाद चलते हैं उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि गेहूं एवं मक्का की फसल में दर्ज की गई। यानी कि जो उत्पादन जो फसल के उत्पादन में जो है सर्वाधिक जो वृद्धि है वो हम गेहूं और मक्के की फसल में जो है देख सकते हैं। देश में 1950 से 51 में गेहूं की उत्पादकता 663 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2010-11 में बढ़कर कितना 2938 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। यानी कि ये जो आंकड़ा है वो 2050-51 से बढ़कर जो है 2010-11 में जो है बढ़ी और जो है बढ़कर कितना हो गई 2938 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। तो ये जो आंकड़ा है वो 2010 से 11 के बीच का है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी काल में मक्का की उत्पादन 4547 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 2540 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। तो पहला जो पढ़े हैं वो जो है गेहूं के उत्पादन का है और जो दूसरा पढ़े वो है मक्के के उत्पादन का। इसके विपरीत दाल की उत्पादन में गेहूं और मक्का की तुलना में कम वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसके विपरीत जो है दाल के जो उत्पादन हुआ है उसमें जो है गेहूं और मक्का की तुलना में दाल का उत्पादन जो है कम हुआ है। और देश में 1950 से 51 में दाल की उत्पादकता 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2010 से 11 में बढ़कर 689 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। यानी कि जो है 1950-51 में जो है 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो कि 2010-11 में बढ़कर 689 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है हो गई थी। तो ये जो आंकड़ा है वो 2010-11 के बीच का है और ये बहुत ही पुराना आंकड़ा है, तो इस प्रकार आपको देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपाय अपनाए गए हैं। तो उत्पादकता में जो फसल की उत्पादकता है उसमें वृद्धि के लिए जो है कई प्रकार के जो है उपाय अपनाए गए हैं। इसमें अधिक उपज देने वाली फसल, बीज, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों इत्यादि का जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो जैसा कि जो है आप सभी लोग जान रहे हैं कि किसान आजकल जो है किसान उन्हीं फसलों को उगा रहे हैं जिससे जो है अधिक लाभ कमा सके, जिससे उन्हें अधिक पैसा मिल सके। तो इसलिए वे जो है अधिक उपज देने वाले बीज, रासायनिक जो उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि का जो है अधिक से अधिक जो है प्रयोग कर रहे हैं। पहले पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता था। तो जो है पहले जैसे कि धान का जो है बुआई करते थे और जब पूरा उसको काट लिया जाता था तो फिर जो है उसको एक जगह अच्छे से सुरक्षित करके इकट्ठा करके रख लिया जाता था, और जैसे ही पुनः धान बुआई का जब मौसम आ जाता था तो फिर उसी बीज का जो है प्रयोग किया जाता था, और ये जो परंपरा जो है वो निरंतर चलते रहती थी। लेकिन आज जो है ये पूरा जो है सिस्टम जो है बदल चुका है। आज जो है पूरा अधिक उपज देने वाली फसल, रासायनिक कीट इत्यादि का जो है प्रयोग किया जाता है। इन बीजों का अनुसंधान कर नए अधिक उपज देने वाले बीज जो है तैयार किए जाते हैं। तो जो कृषि जो विभाग जो वाले लोग जो हैं वो इन बीजों पर जो है रिसर्च करते हैं और जो है अधिक उपज देने वाली बीज जो है तैयार करते हैं। पारंपरिक बीजों की तुलना में नए बीजों के प्रयोग से उत्पादकता में अत्यधिक क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी कि जो भी पारंपरिक बीज हैं उनकी जो उत्पादकता और पहले की जो बीज हैं उनमें जो है बहुत ही अंतर हुआ है, और जो
अभी के जो बीज आ रहे हैं उनमें जो है उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई है, यानी कि इनमें जो है उत्पादन अधिक हुआ है। हरित क्रांति का आधार उन्नत बीजों एवं उर्वरकों को माना जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि हरित क्रांति का आधार किसको माना जाता है, तो उन्नत बीज और उर्वरकों को माना जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठिएगा हर क्लास में, तो आपको जो है मैं IMP क्वेश्चन जो है बताते जाऊंगा। तो आपको इसको याद रखना है कि हरित क्रांति का आधार उन्नत बीज और उर्वरकों को माना जाता है। रासायनिक उर्वरक उत्पादन में तत्कालिक वृद्धि का माध्यम है, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक हैं वो उत्पादन में तत्कालिक यानी कि तत्काल जो है वृद्धि करने का माध्यम है। 1965-66 में भारत में मात्र 7.6 लाख टन उर्वरकों का उपयोग किया गया था, जो 2001-2 में बढ़कर 174 लाख टन हो गया। तो आपको ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब कितना जो है रासायनिक उर्वरकों का जो है प्रयोग किया जा रहा है, कि इसमें आप आंकड़े में देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो उत्पादन में वृद्धि के चलते रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध जो है प्रयोग किया जाता है। तो जो है इसके चलते जो है बहुत से रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का जो है अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रयोग में दीर्घकालिक दुष्परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। तो जो है जिसका दुष्प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी आ रही है, खेत बंजर बनते जा रहे हैं। तो जिसका जैसे कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक से अधिक प्रयोग जो किसान लोग कर रहे हैं, तो उससे जो है भूमि की उत्पादन क्षमता में क्या हो रही है, कमी आ रही है और खेत जो है बंजर बनते जा रहे हैं। इसका सर्वाधिक उपयोग पंजाब में किया गया, इसलिए सर्वाधिक दुष्परिणाम भी वही नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो पंजाब है वहाँ जो है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग अधिक किया जा रहा था, तो वहाँ पर इसका सर्वाधिक दुष्परिणाम भी वहीं नज़र आ रहा है। हमारे खान पान में भी जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं, जिनसे कई बीमारियां फैल रही है। यानी कि जो दवाई जो है फसलों में डाली जाती है वो उस जो भोजन जो पदार्थ है, जैसे कि धान में यदि कोई रासायनिक कीट जो है डाला गया है, तो वो जो है हमारे जो भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जा रहा है, वो जो है कई बीमारियां का रूप ले रही है। इस अंधेरे रास्ते से निकलने के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के विकल्प ढूंढने की ज़रूरत है। यानी कि इस जो है रासायनिक जो उर्वरक है और जो रासायनिक है पदार्थ हैं, तो कीटनाशक जो हैं उनको जो है इनके प्रयोग को से बचने के लिए जो है और उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई और विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है। उन्नत बीज रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक काफ़ी महंगे होते हैं। यानी कि जो उन्नत बीज है, यानी जो भी अच्छे बीज होते हैं और जो रासायनिक उर्वरक कीटनाशक होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। इन कारणों से उत्पादन लागत में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत में अधिकांश सीमांत किसान हैं जो कि महंगी उत्पादन लागत वहन करने में असक्षम हैं। यानी कि जो अधिकांश जो किसान हैं वो इन जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों को लागत वहन करने यानी कि उसको खरीदने में क्या है, असक्षम है। यदि किसान महंगी उत्पादन लागत के द्वारा भी फसल उत्पादन में निवेश करते हैं तो और किसी प्राकृतिक प्रकोप कीट आदि से फसल नष्ट हो जाए तो किसान के पास कुछ नहीं बचता। यानी कि बताया गया है कि यदि कोई भी किसान इसमें जो है पैसा लगाता है और उसमें किसी भी प्रकार का से उसका फसल जो है नष्ट हो जाता है, तो इसमें उसके पास जो है कुछ भी नहीं बचता। यदि फसल का उत्पादन हो भी जाए तो फसल को उचित मूल्य बाजार से जो है प्राप्त नहीं हो पा तो किसान को नुकसान उठाना ही पड़ता है। यानी कि यदि वो किसी भी प्रकार से उत्पादन तो कर लेगा लेकिन यदि उसको जो बाज़ार जो सरकार जो है फसल खरीदती है उससे यदि उसको उस फसल को उचित मूल्य जो प्राप्त न हो पाएगा तो वो उसको तो नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब फसल प्रतिरूप में बदलाव, सांकरा गांव की कहानी। तो इसमें हम एक गांव की कहानी पढ़ेंगे, जो गांव जो है छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला के निकट जो है इसमें जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अच्छे से पढ़ेंगे। तो किसी भी क्षेत्र में फसल प्रतिरूप में बदलाव के कई कारण हो सकते हैं। इसे समझने के लिए हम सांकरा गांव की कहानी पढ़ते हैं। यानी कि फसल जो उत्पादन है उसमें जो है किस प्रकार से जो है बदलाव किया गया है, वो इस गांव की कहानी से हम जो है समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो है फसल के उत्पादन में किस प्रकार बदलाव किया गया है। यूँ तो छत्तीसगढ़ में कई सांकरा नाम के स्थान हैं, किंतु यहाँ सांकरा धमतरी जिले के नगरी तहसील का एक
प्रमुख गांव हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़ में तो कई अनेक जो सांकरा नाम के जो है गांव हैं, लेकिन यह जो सांकरा गांव है वो हमारे जो धमतरी जिला है उसके जो नगरी तहसील है उसके प्रमुख गांव के अंतर्गत यह जो गांव है सांकरा वो आता है। धमतरी जिला का यह एक बड़ा गांव है। गांव के लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न, किंतु अधिकांश लोगों का जुड़ाव जो है किससे है? कृषि से है। यानी कि यह जो गांव है वो धमतरी जिले का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ के लोग जो है विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में हैं जो अपने अपने में संलग्न हैं। और लेकिन जो है अधिकांश लोग जो है अपना जीवन यापन जो है कृषि से करते हैं। इनका जुड़ाव जो है कृषि से है। यहाँ की प्रमुख फसल धान है। पहले किसान धान की खेती खरीफ मौसम में करते थे जो मानसूनी वर्षा पर क्या होती थी? निर्भर होती थी। यानी कि जो है अधिकांशतः जो लोग हैं इस गांव के वो लोग जो है प्रमुख रूप से यहाँ की जो फसल है वो धान है। और जो है ये लोग जो धान की खेती जो है खरीफ फसल में खरीफ मौसम में करते थे जो पूरी तरह से मानसूनी वर्षा पर क्या होती थी? निर्भर होती थी। खरीफ के बाद रबी में चना के लाखड़ी, गेहूँ, अलसी आदि फसल भी उपजाते थे। यानी कि जब खरीफ का मौसम बीत जाता था तब ये लोग रबी में चना, लाखड़ी, गेहूँ इत्यादि की फसल भी लगाते थे। उसके बाद जो है रबी की फसल अपेक्षाकृत कम क्षेत्र पर बोई जाती थी। यानी कि जो रबी की फसल होती थी वो इस गांव में कम क्षेत्र पर जो है बोई जाती थी, किंतु लगभग 25 वर्ष पहले सोंढूर जलाशय से नगर द्वारा किसानों के खेत तक पानी दिया गया। यानी कि जो 25 वर्ष पहले जो है सोंढूर जलाशय है वहाँ के नगर द्वारा इन किसानों को जो है गांव तक जो है पानी दिया गया खेत में इनके लिए। तो इससे किसानों को जो है अब खरीफ मौसम का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। यानी कि जब इनको नहर द्वारा पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई इनके खेतों के लिए, इनके फसलों के लिए, तो अब इन किसानों को खरीफ मौसम के लिए भी वर्षा का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। नहर के पानी से सिंचाई कर धान का उत्पादन करते हैं। यानी कि ये गांव के लोग जो है नहर के पानी से जो है सिंचाई करते हैं और धान का उत्पादन करते हैं। खरीफ के अलावा रबी मौसम में भी किसानों को खेतों में भरपूर पानी दिया गया। यानी कि जो खरीफ में है, यानी कि जो मानसूनी वर्षा के बाद जो मौसम है रबी मौसम, उसमें भी इन किसानों को जो है खेतों में भरपूर पानी दिया जाता है ताकि वो अच्छे से खेती कर सके। यह पानी एक साथ दिया जाता है जिससे सभी खेतों में पानी की इतनी मात्रा हो जाए कि वहाँ आसानी से धान की उपज की हो सकती है। यानी कि ये जो नहर द्वारा इतना पानी दिया जाता है और सभी लोगों को एक साथ ही दिया जाता है जिससे वे लोग आसानी से धान की उपज कर सके। किंतु कम पानी की आवश्यकता वाले फसल जैसे चना, लाखड़ी, गेहूँ, अलसी आदि नहीं हो सकती है। लेकिन पहले 25 साल पहले जब यहाँ रबी फसल में जो है ये लोग चना, लाखड़ी, गेहूँ, अलसी ये सब जो है उगाते थे, लेकिन अब जो है ये अब नहीं हो रहा है क्योंकि इनको जो है पानी दिया जा रहा है और पानी से ये लोग जो है अब धान की फसलें उगा रहे हैं। शासन के द्वारा किसानों को न केवल पानी उपलब्ध कराया गया बल्कि धान की खरीदी की व्यवस्था भी की गई है। यानी कि जो सरकार है, जो शासन है, उनके द्वारा न केवल यहाँ के जो किसान हैं उनको पानी उपलब्ध कराया गया है बल्कि धान की खरीदी भी व्यवस्था इनकी की गई है। इससे किसान धान की खेती की ओर प्रोत्साहित हुए और रबी फसलों की में भी कई किसानों ने गेहूँ, चना, अलसी, खेसारी आदि की खेती छोड़ दी। अब इससे एक चीज़ ये हुआ कि ये लोग जो है पहले गेहूँ, चना इत्यादि की खेती करते थे, लेकिन अब जो है पानी मिलने के बाद इनकी खेती छोड़कर ये लोग जो है धान की खेती के लिए जो है प्रोत्साहित हो गए। इससे प्रदेश में धान का उत्पादन बढ़ा और चना, अलसी, लाखड़ी इत्यादि फसलों का उत्पादन क्या हो गया? कम हो गया। स्वाभाविक सी बात है कि जैसे ही इनको पानी मिला तो ये लोग जो है धान की खेती जो है शुरू कर दिए। तो जैसे ही धान की खेती शुरू किए तो इधर चना, अरसी, लाखड़ी ये सब चीज़ का जो फसल है उनका जो है उत्पादन कम होने लगा। इस प्रकार शासन के द्वारा उठाए गए कदम से गांव के फसल प्रतिरूप में बदलाव आया। तो इस प्रकार से जो है शासन ने जो कदम उठाया था तो इस गांव में जो है फसल प्रतिरूप में बदलाव आ गया। तो ये जो बदलाव किस प्रकार था इसमें बताया गया था। जैसे कि पहले जो है ये लोग खरीफ फसल में केवल धान की खेती करते थे, लेकिन जैसे ही इनको पानी मिला तो ये खरीफ, रबी सभी मौसम में जो है ये लोग धान की खेती करने लगे। तो एक प्रकार से इसमें धान की वृद्धि में तो उत्पादन हुआ, लेकिन
दूसरी तरफ देखा जाए तो चना, लाखड़ी, सरसों, ये गेहूँ, इसमें अलसी, ये सब चीज़ में जो है उत्पादन में क्या होगी, कमी हो गई। तो इस प्रकार से जो है इस गांव में फसल प्रतिरूप में बदलाव आया है। किंतु आज यहाँ के किसान भी कुछ समस्याओं से ग्रस्त हैं। किंतु जो आज के यहाँ के जो किसान हैं वो समस्याओं से ग्रस्त हैं। उनका कहना है कि अब वे रबी मौसम में चना, लाखड़ी, गेहूँ, अलसी आदि की खेती चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खेतों में एक साथ पानी बहा दिया जाता है, जिससे मिट्टी इतनी गीली हो जाती है कि उस पर धान की खेती ही संभव है। लेकिन अब जो है आज की वर्तमान की वहाँ की बात करें तो यहाँ के किसान हैं जो समस्याओं से जो है ग्रसित है। उन लोगों का कहना ये है कि वे रबी फसल में जो है चना, लाखड़ी, गेहूँ आदि की खेती जो है नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो है इनको जो एक साथ जो है पानी इनके खेतों में बहा दिया जाता है और जो मिट्टी है वो इतनी गीली हो जाती है कि उनको उनको धान चाह कर भी जो है वे इनकी खेती नहीं कर सकते और उनको धान की खेती ही करना पड़ता है। किसान अब खेतों में एक ही प्रकार की फसल धान बार बार लगा रहे हैं, इससे खेतों की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। यानी कि जब भी खेतों में जो है एक ही फसल को जब बार बार लगाया जाता है तो उससे क्या हो जाता है कि जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो जो है कम होती जाती है। तो ये जो किसान हैं वो इन जो है समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहले वे एक धान की फसल बोते थे और दूसरी चना, लाखड़ी, अलसी इत्यादि जो है फसल बोते थे, जिससे भूमि की उर्वरक प्राकृतिक रूप से बनी रहती थी। यानी कि पहले जब इनके पास जब इनको सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे तब वे जो है मानसूनी जो वर्षा पर निर्भर करते थे और पहले जो है धान बो लेते थे, उसके बाद जो है चना, अलसी, लाखड़ी ये सब चीज़ बो लेते थे। तो इससे जो है भूमि में जो है उर्वरकता जो है प्राकृतिक रूप से बनी रहती थी। चना, लाखड़ी आदि दलहन वर्ग की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन को संवर्धित करने में सहायक है। तो ये जो चना, लाखड़ी, दलहन इत्यादि जो है मिट्टी में नाइट्रोजन को संवर्धित करने में क्या करती है, मदद करती है, सहायता करती है। तो इसमें बताया गया है आज खरीफ और रबी मौसम में बो रहे हैं, जिससे उर्वरकता नष्ट हो रही है। तो आज जो है ये इस गांव के लोग जो है खरीफ और रबी दोनों मौसम में जो है धान ही बो रहे हैं, जिससे इनकी जो उर्वरक क्षमता है वो नष्ट हो रही है। पहले खेतों में मछलियां होती थी जो उनके भोजन का हिस्सा हुआ करती थी। तो जो पहले जो खेत थे उनमें जो है मछलियां हुआ करती थी, तो उन मछलियों को जो है पकड़ कर उसे सुखा कर उनका सेवन लंबे समय तक किया जाता था। तो ये जो किसान हैं उन मछलियों को पकड़ कर उन्हें सुखा कर उनका लंबे समय तक जो है सेवन करते थे। लेकिन आज खेतों में मछलियाँ तो क्या, केंचुए भी गायब हो गए हैं। बिल्कुल सही बात यहाँ पर बताया गया है कि जो आज जो है देखा जा रहा है कि जो मछलियाँ तो दूर की बात है, केंचुए भी गायब हो गए हैं। और ये जो केंचुए हैं वो किसानों के जो है मित्र बोले जाते हैं। तो आपको इनको याद रखने की किसान का मित्र जो है कौन कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो केंचुए को कहा जाता है। गांव के लोगों का मानना है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों ने सभी मछलियों को नष्ट कर दिया है। यानी कि जो गांव के लोगों का मानना है कि जो रासायनिक खाद और कीटनाशक है वो उन्होंने मतलब जो कीटनाशक है वो उन्होंने जो सभी मछलियों को और केंचुओं को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है आप सोच सकते हैं कि जो रासायनिक कीटनाशक और खाद है वो कितने खतरनाक होते हैं, इनका दुष्प्रभाव कितना खतरनाक होता है। अब उन्हें बाज़ार से बड़ी मछलियां खरीद कर खानी पड़ती है जो सबके पहुंच में नहीं है। यानी कि पहले अब जब इनके खेतों में मछलियां होती थी तब ये लोग उन्हें पकड़ कर खा लेते थे, सुखा कर खा लेते थे। लेकिन अब उन्हें बड़ी मछलियां जो है खरीद कर खानी पड़ रही है। किसानों का यह अनुभव है कि वे अब खेतों पर बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक के खेती नहीं कर सकते। अब इनका मानना यह है कि अब वे लोग जो है बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक के अपने खेतों पर खेती नहीं कर सकते। किंतु पहले ऐसा नहीं था। लेकिन पहले जब इनके पास जो है नहर से पानी नहीं मिलता था तब तो ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब जो है बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक के ये लोग जो है खेती नहीं कर सकते। वे गोबर की खाद की सहायता से कृषि करते हैं और उनमें कीटाणु नहीं लगते। तो वे लोग क्या करते हैं कि गोबर की खाद से जो है कृषि करते हैं, उनमें कीटाणु नहीं लगते। अर्थात अब किसानों की दुकानदारों पर निर्भरता बढ़ गई। अब उन्हें उर्वरक, कीटनाशक आदि दुकानों से ही खरीदना पड़ता है। यानी कि इसमें इस गांव में जो है बताया गया है कि अब ये लोग जो है बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक के
इनको कृषि जो है नहीं कर सकते। इस प्रकार से यह जो गांव के बारे में बताया गया है। तो इसके बताने का मुख्य कारण यही है कि ये जो रासायनिक खाद और जो कीटनाशक है वो कितना खतरनाक है, इनके दुष्परिणाम कितने हैं, वो इस कहानी के माध्यम से जो है बताया गया है। उसके बाद चलते हैं भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। तो चलिए, भूमंडलीकरण का आशय है किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो ये जो क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, तो आपको इसको लिखना है कि भूमंडलीकरण का आशय है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के साथ अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना, समन्वय है। तो इसको आपको याद रखना है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार अवरोधों को कम करना, जिससे वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोक-टोक आदान प्रदान या व्यापार हो सके। तो भूमंडलीकरण का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या रहता है कि जैसे कि एक वस्तु का दूसरे बेरोक-टोक एक देश से दूसरे देश पर क्या किया जाए, व्यापार किया जाए, आदान प्रदान इससे हो सके। आज कृषि एक व्यापार बन चुका है। अपने देश की खाद्य सुरक्षा एवं इस व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देशों ने द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जो अग्रांकित हैं। यानी कि आज जो है कृषि है वो एक व्यापार बन चुका है। तो इसको व्यापार इसलिए कहा गया है कि जैसे कि कई तरफ जो है धान नहीं, कई जैसे कि हमारे तरफ धान उगता है और दूसरी तरफ जो है और अन्य फसलें उगाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है एक फसल को उधर की फसलें हमारे तरफ और हमारे फसलें जो उधर की तरफ भेजी जाती है। तो इस प्रकार से जो है आदान प्रदान किया जाता है। तो इसलिए इसको कृषि को जो है व्यापार बोला गया है। तो अपने देश की खाद्य सुरक्षा एवं इस व्यापार पर कब्जा करने के लिए जो है जो विकसित देश हैं उन्होंने जो है कई सारे जो है कदम उठाए हैं। विकसित देशों की सरकार द्वारा अपने किसानों को भारी मात्रा में अनुदान दिया जाता है। उदाहरण के लिए चावल उत्पादन में जो है अमेरिका, तो इस जो भी यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको आपको अच्छे से याद रखना है। आप जो है पूरा ध्यान से इसको पढ़ेंगे। तो उदाहरण के लिए जो अमेरिका है वो चावल के उत्पादन में 47%, यूरोपीय समुदाय 48% एवं जापान जो है 89% सहायता देता है। तो जापान जो है 89% सहायता देता है। इसी प्रकार गेहूं उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 32% एवं जापान जो है 99% जो है क्या देता है, सहायता देता है। विकसित देशों के द्वारा बनाए जाने वाले इस अनुदान के कारण वहाँ के किसानों की फसल लागत कम या नहीं के बराबर की जाती है। यानी कि जो वहाँ के किसान हैं उनकी जो फसल लागत है वो कम या नहीं के बराबर जो है हो जाती है। फसल लागत कम होने से विकसित देशों के कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो गए हैं, सस्ते हो गए हैं। यानी कि जो है फसल का उत्पादन तो बहुत हो रहा है, इस कारण जो है उनके जो उत्पाद है वो बहुत ही सस्ते हो गए हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग क्या है, अधिक है। विकासशील देश ये अनुदान जो है नहीं दे पाते। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चावल उत्पादन पर 1.17% एवं गेहूं उत्पादन में 3.83% टैक्स लिया जाता है। तो आपको इसको याद रखना है कि जो भारत है वहाँ पर चावल के उत्पादन में 1.17% और गेहूं के उत्पादन में 3.83% क्या लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। इसको आपको याद रखना है। इससे इनके कृषि उत्पाद महंगे होते हैं, अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के कृषि उत्पाद पिछड़ जाते हैं। यानी कि जो विकासशील जो देश हैं उनके जो उत्पाद हैं वो विकसित देशों के उत्पाद से जो है पिछड़ जाते हैं। विकासशील देश विकसित देशों द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए गए अनुदान का हमेशा विरोध करते हैं, किंतु विकसित देशों ने अनुदान देना ही बंद कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जीवन रूपों के उनके आधारभूत स्तर पर हेराफेरी कर दी जाती है ताकि उनमें विशिष्ट गुण या तत्व उत्पन्न हो सके। तो जो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है जीवन के रूपों में जो है हेराफेरी कर दी जाती है ताकि उनमें जो है अधिक जो गुण है वो तत्व है जो उत्पन्न हो सके। यह कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि को जन्म दे रही है। अब अनाज एवं सब्जियों की किस्में, उर्वरकों, कीटनाशकों, पौधे पोषकों आदि द्वारा जो है कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। यानी कि जो है अब जो भी फसलें उगाई जाती हैं उनमें जो है अधिक से अधिक कीटनाशक, उर्वरक
और सब्जियों की किस्मों में भी जो है कई जो है परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब यह उत्पादन प्रयोगशालाओं में सीमित न रहकर विशाल व्यापारिक स्तर पर हो रहा है। इसमें लगभग $5 मिलियन राशि का निवेश हो रहा है। यानी कि अब जो है ये जो उत्पादन है वो प्रयोगशाला में न होकर जो है बहुत ही विशाल व्यापारिक स्तर जो है बन चुका है। इस उत्पादन में लगे फर्म 4-5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अनुसंधान पर ही जो है खर्च कर देते हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि किस प्रकार से जो है अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके, इस पर जो है बहुत ही रिसर्च, बहुत ही सर्च जो है चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है। पश्चिमी देशों में ऐसे 300 विज्ञान आधारित फर्म इस कार्य में लगी हुई है, जिसको दुनिया की बहुराष्ट्रीय फर्म जैसे एलाइड, साइनामाइड, सेब्रोन, डुपोट, सीबा, गिगी आदि ने खरीद कर एक पक्षी एकीकरण कर लिया है। तो इस प्रकार से जो है पश्चिमी देशों की यदि बात करें तो इसमें 300 विज्ञान आधारित फर्म यानी कि अनुसंधान जो फर्म है वो बनाए गए हैं। परिणाम यह हुआ कि एक ही कंपनी यदि बीज बेचती है तो उसके लिए विशिष्ट उर्वरक एवं कीटनाशक भी बेचती है, जिसके अभाव में बीज कामयाब नहीं होता। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि यदि इन्होंने बीज को अच्छा जो बीज है उसको तैयार किया है तो उसके साथ जो है ये लोग जो है रासायनिक उर्वरक और जो कीटनाशक है वो भी उसके साथ देती है। और यदि उसको आप लोग नहीं खरीदेंगे तो इसके अभाव में जो है बीज जो है कामयाब नहीं होगा। अर्थात किसानों को बीज खरीदते समय हमेशा उसी कंपनी से जो है उर्वरक और कीटनाशक खरीदना पड़ता है। मैंने पहले भी बताया कि जब यदि आप उसी कंपनी से यदि बीज ले रहे हैं तो उसी कंपनी से आपको जो है उर्वरक और कीटनाशक भी खरीदना पड़ेगा, तभी आपका जो फसल है उसका उत्पादन अच्छे से होगा, नहीं तो ये कामयाब नहीं होगा। इस प्रकार एक देश का किसान उस विदेशी कंपनी पर आश्रित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है एक देश का किसान है वो उस कंपनी पर क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है। इससे विकासशील देशों की उत्पादन लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो विकासशील जो देश हैं उसकी जो उत्पादन लागत जो है बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से था हमारा जो यह पाठ कृषि और पाठ अच्छा, आशा करता हूँ कि आपको पाठ अच्छा लगा होगा। और यदि वीडियो समझ ना आए तो एक दो बार और देख लें। और वीडियो देखने के लिए